नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब अंतिम चरण का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में खुद मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जिसमें सड़कों और विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे हों। उसी के निमित्त मैं भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा, अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहां होने थे सब जगह हो जाएं और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था वहां पर भी काम चल रहा है तो उनको भी देखा गया है। यात्रा सुरक्षित हो, स्वच्छ हो और ग्रीन जो हमारा एक थीम है ग्रीन टूरिज्म, उसको जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन गेम्स राष्ट्रीय खेलों में एक थीम दी थी, उसी के आधार पर इस बार क्लीन और ग्रीन यात्रा की भी थीम है। सभी यात्रियों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और हर एक यात्री को सभी प्रकार से सुविधा मिले, हेली सेवाएं भी ठीक प्रकार से हों, सुरक्षा के मानदंडों का पूरी तरह से पालन हो, उन सभी पर काम किया गया है। अवैध मदरसों पर सर प्रदेश में पहले भी काफी कार्रवाई हुई है। अब मामले ऐसे आए हैं कि मदरसे अवैध भी हैं और दूसरे राज्यों के बच्चे लाए जा रहे हैं। आपने उसमें एक जांच भी देखिए, ये पहले से ही चूंकि मदरसों में इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आई थी, पहले भी एक सघन अभियान चलाया गया था। इधर फिर कुछ इस प्रकार की बातें आई हैं, सूचनाएं आई हैं, तो उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर बिना आइडेंटिटी बताए या नाम छुपाकर, उनका पिछला इतिहास छिपाकर गलत तरीके से यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस पर सख्ती से काम होगा। सर, सीएम हेल्पलाइन को लेकर आप गंभीर रहते हैं, पहले भी आपने कई बार मॉनिटर किया है। सीएम हेल्पलाइन हमारा 1905 बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा लोगों की भलाई का, लोगों की सुविधा का, सेवा का एक ऐसा माध्यम है जो लगातार एक्टिव रहना चाहिए और उस पर हर एक स्तर के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उन सब की मॉनिटरिंग होती है। और मैं स्वयं जो लोग शिकायतकर्ता होते हैं या जिनको किसी सरकारी दफ्तर से कोई काम होता है या कहीं पर कोई आवश्यकता परेशानी है, तो उनका काम समय पर पूरा होना चाहिए और सभी अधिकारियों को उस पर हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। ज़्यादा विलंब उनकी शिकायतों पर, फरियादियों की नहीं होना चाहिए, उसको लेकर ये समीक्षा हो रही है। सर, आखिरी सवाल, नारी शक्ति वंदन पे आज राज्यसभा में वोटिंग है, विपक्ष साथ देने की बात तो कर रहा है लेकिन बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के इतिहास में क्रांतिकारी और युगांतकारी एक निर्णय। नोएडा हिंसे को लेकर सियासत तेज हो गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस पूरे मामले में सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। माता प्रसाद पांडे आज जब नोएडा जा रहे थे तो उन्हें रोका गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यहां कंपनियों में काम करने वाले मजदूर लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे थे, लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ना तो प्रशासन ने उनकी बात सुनी और ना ही श्रम विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार ने इस मामले को नजरअंदाज किया तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शोषण के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे, धरना दे रहे थे, न तो शासन ने ध्यान दिया, न इसके लिए नियुक्त डिप्टी लेबर कमिश्नर ने, न लेबर इंस्पेक्टर ने इनके शोषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न सरकार ने इस पे कोई ध्यान दिया। हम लोगों ने भी ध्यान आकर्षित किया था, सरकार ने जब ध्यान आकर्षित नहीं किया, मामला इतना बढ़ गया तो उन्हें लाठीचार्ज किया। मुझे बताया गया है कि बहुत से मजदूर हैं जिनके बाप अपने बेटे को खोज रहे हैं, वो कहीं गायब हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। किसी को पकड़ के कुछ रख दिया, तमाम फर्जी मुकदमे लिख दिए हैं, जबकि इनका क्या था ये तो मुझे उसी से पता लगाने के लिए आया हूँ क्यों ऐसी परिस्थिति बनी कि इन्होंने इतने लाठीचार्ज किए, इतना फर्जी मुकदमा लिखा और लोगों को, बच्चे जो
घर से आए थे, एक तो बताया हमको कि मेरा बेटा मेरा खाना लेके आया था, अब खाना दे के जा रहा था, इसके बाद गायब हो गया। सरकार ने इसमें पाकिस्तान कनेक्शन और बहुत सारे टूल किट और ये षड्यंत्रकारियों की बात कही है कि व्हाट्सएप पे बने और उसके बाद से ये सब कुछ देखिए, मैं इसके बारे में नहीं जानता। अगर सरकार को पता है कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से लड़ाई है, हम कहाँ रोकते हैं? पाकिस्तानी को पकड़ो, उनको दंड दो, हम कहाँ इसको रोकने आए? हम तो केवल आए हैं ये देखने कि जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, जिनके घर उजाड़े गए हैं, जिनको मारा गया है, जिनको फर्जी ढंग से बंद किया है, उनकी हाल चाल जानने आए, कोई लड़ाई लड़ने आए हम थोड़े। तो आप जा रहे हैं या फिर पुलिस ने आपको रोका हुआ है, क्या हुआ है? पुलिस रोका हुआ है, आप देखें पुलिस कहाँ ले जाती है, क्या करती है। पुलिस तो हम बहुत सारी जिंदगी यही रोकते और लड़ते देख चुके हैं, हम बहुत देखे, इससे हमें नहीं डर है। लेकिन जो कुछ है, आप लोग यहाँ थे तो आप लोगों ने मामला उठाया होगा। रुको जी, आप लोगों ने मामला उठाया होगा मजदूरों का, लेकिन सरकार ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? अब क्यों जगे? ये सरकार पूरी तरह से इनका मजदूरों के प्रति इनका कोई सद्भाव नहीं था, ये कंपनियों के पक्ष में थे, इसलिए 10,000 रुपए पर 12 घंटा 24 घंटा काम करावें। ये नियम कहाँ है? लेबर एक्ट में कहाँ है? लेबर एक्ट में भी नहीं है। तो यहाँ लगता है लेबर एक्ट लागू ही नहीं है। यहाँ ये सरकार केवल कंपनियों के हाथों के में खेल रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आखिर संविधान में बदलाव क्यों करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह यादव ने पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू किया था, तब उसमें SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अल्पमत की स्थिति में होने के कारण भ्रम फैलाने की कोशिश करी। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से अपनी मंशा बतानी चाहिए और महिलाओं के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। सपा सांसद ने यह भी मांग रखी कि महिला आरक्षण में अल्पसंख्यक महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूंगी, जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था, तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और इस सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है, तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है, या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था, तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी, और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे। अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? 2026 में जहां अप्रैल का महीना चल रहा है, तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल गोगो हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह
वहां पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। महिला आरक्षण को लेकर संसद में जारी बहस के बीच अपना दल सोनीलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आया। अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम पहले की सरकारें नहीं कर पाई वो काम मौजूदा सरकार ने करके दिखाया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जैसा अहम फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। खुशी है, देश की आधी आबादी की निगाहें आज देश की संसद पर टिकी हुई हैं और वो देख रही है कि क्या भारतीय राजनीति में जिस बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है वो सही मायने में अपने वास्तविक अंजाम तक पहुंच पाएगा। 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है सभापति महोदय, और अनेक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का हिस्सा होने के बावजूद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मसला इतने वर्षों से हाशिए पर ही रहा है। ये सच है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संयुक्त रूप से पारित किया है, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी को इस बिल के क्रियान्वयन होने का इंतजार है। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि देश की आधी आबादी के राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना उसके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण अधूरा है, और इसलिए ये समय की मांग है कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम सब ने मिलकर पारित किया था उसे लागू करने के लिए भी आज हम सभी दल एक होकर इस नेक काम को करें। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति ये है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं है, और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। सभापति जी, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा अब चुनाव तक ये सिलसिला शुरू रहेगा। इसकी शुरुआत अशोक मित्तल से हुई और अब ये सबको टारगेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य पर क्या किया, कुछ भी उपलब्धि गिनाने के लिए उनके पास एक भी काम नहीं है। तो उनके पास एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई उन राज्यों में भेज देते हैं जहां पर चुनाव होता है। देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था जब अशोक मित्तल जी के यहाँ इन्होंने ईडी की रेड मारी कि अब चुनाव तक ये सिलसिला शुरू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। इसकी शुरुआत अशोक मित्तल से हुई, अभी सबको ये टारगेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं। स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, बिजली पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, पानी पे क्या, कुछ भी गिनाने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक भी उपलब्धि नहीं है। तो उनके पास एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई अपने तोतों को उन राज्यों में भेज देते हैं जहां पे चुनाव होता है। अभी आपने देखा कि इन्होंने बंगाल में क्या किया और अभी पंजाब में इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो डटकर इनका मुकाबला पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने फर्जी मुकदमा बनाया था, मनीष सिसोदिया पे बनाया था, सत्येंद्र जैन पे बनाया था, मुझ पे बनाया था, हमारे तमाम पार्टी के नेताओं को इन्होंने जेल में डाला। और अब वही प्रयोग ये पंजाब में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता इनकी जमानतें जब्त करा के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। पार्लियामेंट में आज जो है वोटिंग भी होगी, जो बिल उन्होंने पेश किया। ये बिल गिरेगा, आप देख लीजिएगा, ये बिल पास नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये भाजपा चुनाव जिताओ बिल है। ये बिल भाजपा को चुनाव जिताने के लिए है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि 2023 में जब ये बिल आया था सारे विपक्ष ने सपोर्ट किया था
और तब हमने कहा था कि भाई 543 में 33% आज से ही दो, इसको लटकाओ मत। तो खुद मोदी जी की सरकार, यही महामूर्ख सरकार, मैं इसको महामूर्ख इसलिए कहता हूं कि 3 साल बाद आप अपने ही फैसले को पलट रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए। इस सरकार ने यह कहा कि पहले जातीय जनगणना होगी, जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण लागू होगा, और उसका समय इन्होंने 2034 में निर्धारित किया कि 34 से रिजर्वेशन लागू होगा। तब भी हमने कहा भाई आज से ही लागू करो। अब कह रहे हैं नहीं साहब, हम ऐसे ही अचानक सीटें बढ़ा दे रहे हैं और आप लोग आइए हमारी जिंदाबाद लगा के इसको पास कर दीजिए। अगर मोदी जी की नीयत साफ है तो 543 में से 33% आरक्षण आज घोषित करें, पूरा विपक्ष उनका साथ देगा। लेकिन अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग बन के देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन के माध्यम से किसी राज्य की सीट घटाना, किसी राज्य की सीट बढ़ाना, और इसके साथ साथ आप नॉर्थ और साउथ का झगड़ा। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।